नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में आज हम प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ने वाले हैं। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम आज के इस लेक्चर से पढ़ेंगे। तो वनस्पति का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पादप वर्गों का एक समूह होता है ना, उसे वनस्पति कहा जाता है। मतलब पेड़ पौधों का जो समूह होता है उसको वनस्पति कहा जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आपको बचपन से सुनते आ रहे हैं वनस्पति कि पेड़ पौधों का समूह है। ठीक है, पेड़ों का समूह है, वनों का समूह है, उसे वनस्पति कहा जाता है। तो भारत के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उसके संबंध में अपन बात करेंगे। बड़ा आसान है, इसमें आपको रट्टा मारने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। जिस इलाके के बारे में पूछा जाए तो उसका थोड़ा सा आइडिया लगाए कि वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश जलवायु वहाँ का कैसा है, बारिश कितनी होती है, किस जगह में स्थित है, पहाड़ है वहाँ का इलाका या पहाड़ नहीं है। ऐसा 2-3 अगर आप आइडिया लगाएंगे तो निश्चित तौर पर अपन सही उत्तर की ओर चले जाएंगे। लेकिन अपने को यहाँ पर थ्योरी के पार्ट को भी समझना है। पहले अपन प्रकार देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको बिना राज्यों को रटे हुए भी आप पता कर सकते हो कि फला फला राज्य में, उस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। राज्य आपको नहीं रटना, ऐसा नहीं करना है कि राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं, एमपी में ये पाए जाते हैं, उड़ीसा में, सब में अलग अलग नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर लगभग सभी प्रकार के वन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक प्रकार के वन मिलेंगे। तो राज्यों के अनुसार इन वनों को रटना नहीं है, इनको हमें क्षेत्रों के अनुसार रटना है। रटना मतलब याद करना, क्षेत्र कैसा है उस इलाके के हिसाब से हमको याद करना है। समझते चलेंगे अपन साथ साथ। पहले अपन भारत में ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, मतलब पादप वर्गों का समूह, आपको पता है। इसमें आप लिखना चाहो तो लिखो, वनस्पति का मतलब क्या होता है? पादप वर्गों का समूह। पादप वर्गों का समूह क्या कहलाता है? वनस्पति कहलाता है। ठीक है, हम जानते हैं सारी चीजें। पहले प्रकार देख लेते हैं। भारत में प्रकार, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सभी अपने अपने हिसाब से याद करते हैं। अपन आसान इसको करने के लिए 3 प्रकारों में मोटे तौर पर बांट लेते हैं। भारत की वनस्पति के अपन 3 वर्ग बना करके पढ़ते हैं। कई किताबें, कई लेखक जो है वो वर्ग बनाए बिना सीधे पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर बात समझ में आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 3 में वर्गीकरण कर लेता हूं ताकि हमको मोटे तौर पर, जिनको बिल्कुल जीरो से जो पढ़ना चाहते हैं उनके भी समझ में आ जाए। तो भारत में वनस्पति के 3 प्रकार अपन बांट लेते हैं। एक तो आर्द्र वनस्पति, ठीक है। इसके बाद में देखें तो दूसरी कौन सी आ जाएगी? शुष्क वनस्पति, और तीसरी पर्वतीय वनस्पति। ये मैं आपको मेरी तरफ से 3 प्रकार मैंने बांट दिए बड़े बड़े तौर पर। एग्जाम में इधर से कुछ सीधा आने वाला नहीं, लेकिन हमको समझने के लिए, समझने में आसानी रहे, मेरे को समझाने में आसानी रहे, इसलिए हमने मोटे मोटे तौर पर 3 वर्गीकरण कर दिए। 3 प्रकार के वर्गीकरण हमने कर दिए मोटे मोटे तौर पर। आर्द्र वनस्पति, शुष्क वनस्पति, और तीसरी है पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, चलो आइडिया लगाते हैं कि आर्द्र वनस्पति से क्या, भारत के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, पूरा विश्व का नहीं पढ़ रहे हैं, केवल भारत का पढ़ रहे हैं। तो आर्द्र वनस्पति से, भारत के अंदर आर्द्र वनस्पति से आप क्या समझते हो? तो आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीला होता है। गीले का मतलब नम, नमी, और नम ज्यादा, मतलब गीलापन, नमी ज्यादा कहाँ रहेगी? जहां पर बारिश ठीक ठाक, मतलब ज्यादा बारिश होगी। सीधी सी बात है, आप क्या लगाओगे? नमी का। आर्द्रता का मतलब क्या है? ज्यादा बारिश। तो जिस इलाके में बारिश ज्यादा होगी, निश्चित तौर पर वहां हम किस प्रकार की वनस्पति देखेंगे? हम वहां पर आर्द्र प्रकार की वनस्पति देखेंगे। दूसरी है शुष्क, इसका मतलब संकेत हुआ कम बारिश। बारिश तो होगी लेकिन इतनी नहीं, थोड़ी थोड़ी क्या, बहुत कम बारिश। वो कैसी कहलाएगी? शुष्क वनस्पति कहलाएगी। तीसरा प्रकार पर्वतीय है, तो इसका तो सिंपल है, पर्वतीय क्षेत्रों की। अब यहां बारिश को आधार मत बनाओ, यानी पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाने वाली वनस्पति, साधारण सी बात है, पर्वतीय वनस्पति कहलाती।
ठीक है, तो 3 वर्गीकरण हमने मोटे तौर पर किए, आर्द्र वनस्पति, शुष्क वनस्पति और पर्वतीय वनस्पति। आर्द्र वनस्पति नाम में छुपा हुआ है कि ये नमी वाली जगह पाई जाएगी, मतलब जहां पर बारिश ज्यादा होगी, सीधी सी बात है वहां नमी ज्यादा होगी। शुष्कता का मतलब होता है सूखापन, यानी सूखा कहां होगा, जहां बारिश कम होगी। पर्वतीय वनस्पति अपने नाम के साथ अपना आइडेंटिटी बताता है कि मैं पर्वतों पर पाई जाऊंगी। तो सीधे सीधे तीनों शब्दों से हम एक मोटे तौर पर आइडिया लगा लेंगे कि जहां ज्यादा बारिश होगी वहां पर आर्द्र वनस्पति, जहां पर कम बारिश होगी वहां पर शुष्क वनस्पति, और जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, ये हमने एक बड़ा वर्गीकरण किया था। पहला वर्गीकरण पढ़ लेते हैं कि आर्द्र वनस्पति में क्या क्या आएगा। आर्द्र वनस्पति में बारिश की बात तो हमने कर ली, अब इस बारिश के अलावा भी हमको इसमें क्या क्या देखना है। ठीक है, तो मैं आर्द्र वनस्पति के प्रकार अपने को यहां पर आर्द्र वनस्पति, इसके अंदर अपने को देखना। ठीक है, सीधी सी बात है, ज्यादा बारिश, सिंपल सा अपने को क्या, ज्यादा फैक्ट याद करके अपनी जो फैक्ट की बैंक नहीं बनानी है अपने को। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक एक लाइन लिख लेते हैं। भाई जो ऊपर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया है तो नीचे फिर बार बार लाइनें लिखने से कोई मतलब नहीं है। लिखवाने को तो मैं भी लिखवा दूं आपको, इतने मीटर की बारिश, इतने सेंटीमीटर बारिश, ये कर लो, ये इसमें ये राज्य लिख लो, इसमें ये राज्य लिख लो। वो फैक्ट की बैंक बनाने से आपको फायदा नहीं है, क्योंकि फिर रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अकेला ज्योग्राफी तो है नहीं एग्जाम में आने वाला, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री का भी लेक्चर आएगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी सारी भीड़ में आपको कम संसाधनों में, कम चीजों में आपको ज्यादा आउटपुट देने की क्षमता विकसित करनी है। तो कंसेप्ट याद रखो, चीज को समझो कि मैं इसको बिना याद रखे भी जब एग्जाम हॉल में सवाल मेरे सामने होगा तो उसको मैं कैसे हल करूं, ये क्षमता हमको, मुझे भी करनी है, आपको भी करनी है, हम सबको मिलकर के ये क्षमता विकसित करनी है कि ज्यादा रटाफिकेशन किए बिना, ज्यादा फैक्चुअल चीजों को याद किए बिना, कंसेप्ट की मदद से अपनी बुद्धि को वहां पर लगा करके अपन कैसे, 4 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, चारों में से एक जो उत्तर होगा उसे अपने को ढूंढना है। चोर पुलिस वाला खेल है, सिर्फ आप पुलिस हो, आपके सामने 4 में से एक को पकड़ना है, जो जिसे आपको जरूरत है, जो आपकी नौकरी में बीच में डिस्टेंस बना हुआ है, उस ऑप्शन को पकड़ लो। ए, बी, सी या डी में से एक होगा, तो वो हमको वहां पर बुद्धि लगा करके पकड़ना है। तो उसी लिए हमको यहाँ पर चीजों को समझते हुए जाना है, ना कि रटाफिकेशन के काम में। ठीक है, तो आर्द्र वनस्पति ये हमने मालूम किया कि नमी वाले क्षेत्रों में, मतलब ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में, और अगर ज्यादा बारिश कहां कहां होती है ये लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो भारत के नक्शे में जिन जिन क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होगी वहां पर आप कह सकते हो कि आर्द्र वनस्पति है। अब आर्द्र वनस्पति के अंदर भी कुछ प्रकार है, वो हमको समझने हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, डरना नहीं है सबसे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, इसी के आगे हो जाएगा एक अर्ध सदाबहार, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसी को याद रखो, उसको तो चाहे मत रखो। उष्ण कटिबंधीय अगली है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, और तीसरा प्रकार इसका है उष्ण कटिबंधीय मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तीनों के अंदर ही इनके पहले कुछ शब्द लिख दिया। उष्ण कटिबंधीय, कई विद्यार्थी इनको देखकर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये क्या भला है। इनका तो ठीक है भाई साहब, सदाबहार, सदा हरे भरे रहने वाले, पर्णपाती कुछ समय बाद अपने पत्ते गिरा देने वाले, मैंग्रोव इसका भी बता दूंगा कि ये कहाँ होते हैं। लेकिन ये पहले इनका जो सबसे बड़ी समस्या आती है विद्यार्थियों के मन में कि ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय ये क्या होता है। हालांकि मैं आपको, अगर मेरे आप रेगुलर विद्यार्थी है इस पर, तो आपको पहले के लेक्चर्स में मैं अच्छी तरह समझा चुका हूं कि उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। लेकिन जो नए हैं, जिनको नहीं याद है, जो पहली बार समझ रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है,
तो देखो उष्ण का मतलब तो होता है गर्म। कटिबंध क्या होता है, ये जब आप ग्लोब बनाओगे, ग्लोब में आपने बीचों बीच क्या है, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री वाली, ऊपर की तरफ आपको मिलेगा 23.5 पर कर्क रेखा, ठीक है, और नीचे की तरफ आपको 23.5 पर मिलेगा मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, मतलब भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे, कहने का मतलब इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होगा उस इलाके को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। और भारत की स्थिति जो है वो अधिकांश कौन से भाग में है, इसी उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में है, क्योंकि भारत का विस्तार आप देखते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। मतलब कर्क, हालांकि भारत सैद्धांतिक रूप से तो कर्क रेखा से ऊपर चला जाता है, 37 डिग्री के आसपास चला जाता है, लेकिन मोटे तौर पर भारत को किस भाग का, किस कटिबंध का हिस्सा मान लेते हैं, उष्ण कटिबंध का हिस्सा मान लेते हैं। अगर भारत मान लो, अगर भारत 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास होता तो भारत को क्या बोलते, शीत कटिबंध में बोलते, ध्रुवीय वाले वनस्पति कहते। लेकिन भारत कौन से भाग में है, ग्लोब में उष्ण कटिबंध वाले भाग में है, इसलिए भारत को, भारत की जो भी चीज आएगी उसके सामने उष्ण कटिबंध लगा दिया जाएगा। तो भारत का कोई भी वन के प्रकार होगा ना, अब देसी भाषा में समझ लो कि भारत में कोई भी प्रकार का वन होगा उसके सामने उष्ण कटिबंध लगा दो, गलत नहीं होगा। ये एक तरह से क्या है, ये परमानेंट इनकी जाति है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन, उष्ण कटिबंधीय फला फला वन, उष्ण कटिबंधीय फला वन। तो भारत की सभी वनस्पति के सभी प्रकारों के सामने अगर मैं यहां भी लिख दूं ना उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पति, तो भी गलत नहीं है। इसका मतलब, इसका संकेत क्या है, ये संकेत ये कहना चाह रहा है कि ये ग्लोब में जो है ना, ये जो जिस इलाके की वनस्पति की बात कर रहा है वो वनस्पति भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री या फिर नीचे 23.5 डिग्री यहां कहीं पाई जाती है। तो ये एक तरफ से आपको क्या है, वैश्विक स्थिति बताने का काम करता है, क्या, उष्ण कटिबंधीय। तो भारत की किसी भी वनस्पति के आगे में अगर उष्ण कटिबंधीय लगा दूं तो वो कभी गलत नहीं होगा, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो भारत की अधिकांश वनस्पतियों के सामने आप उष्ण कटिबंधीय लगा हुआ देखें, तो कभी भी आज के बाद कंफ्यूज मत होना कि उष्ण कटिबंधीय कहां से आ जाता है। यह भारत की वनस्पति में लगता है, क्योंकि भारत की जलवायु का संकेतक है। क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु है, तो ये पहले क्या हो गया, ये जलवायु का संकेत आ गया कि मोटे तौर पर आपको आइडिया लगे कि ये कौन से जलवायु प्रदेश की बात करता है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय मैंग्रोव वन। ये अगर जिनको पता है ना वो तो इनको याद नहीं करे तब भी चलेगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो इनको याद रखेंगे। ये तो सबके साथ लगेगा ही लगेगा, उष्ण कटिबंधीय तो सभी वनस्पतियों के साथ लगेगा, ठीक है। तो ये हमने आर्द्र वनस्पति, ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। अब ये मत सोचना कि ज्यादा बारिश है तो उष्ण कटिबंधीय कैसे आ गया, उष्ण कटिबंधीय में बारिश का क्षेत्र होता है क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार हमने मोटे तौर पर बनाए, तो तीनों नाम आपने देखे। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, ये तो पता है कि तीनों में ही बारिश ज्यादा होगी, बढ़िया बारिश होगी। तो पहला प्रकार है सदाबहार वनस्पति, ठीक है। अब एक तो इसके नाम में छुपा हुआ है, पहला काम तो वही करना आपको जिंदगी में, जब भी कुछ पढ़ो ना पहला काम तो वही करना है कि उसके नाम से कुछ निकाल लिया जाए। और अगर हिंदी मीडियम हो या आप अंग्रेजी मीडियम हो, जो भी आपका मीडियम, जो भाषा आपकी मजबूत है, उस वर्ड से आप क्या है उसका कोई संकेत निकालने का प्रयास करें। तो पहला शब्द देखो सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार कौन होता है भाई, हरा भरा के ना, उसके तो बाहर है। सदाबहार का मतलब क्या होता है, जो वर्ष भर हरा भरा रहे, जो वर्ष भर हरा भरा रहे। तो अगर कोई सिंपल सी आपको बात पूछ ले कि सदाबहार वनस्पति कहां पाई जाएगी, इसका मतलब क्या है, ऐसी वनस्पति जो वर्ष भर हरी भरी रहे, मतलब वर्ष भर वो है बढ़िया फली फूली रहे। तो ऐसा इलाका कहां होगा, सीधी सी बात है जहां बारिश, जहां पानी की व्यवस्था ज्यादा होगी। अभी अपने राजस्थान में क्या है, अभी चौमासे का सीजन है, मतलब कि मानसून का सीजन है।
इसमें हम देख रहे हैं कि चारों ओर वनस्पति, अच्छी हरी घास उगी हुई है, बढ़िया हरा हरा चारों ओर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, बारिश की भी आपूर्ति उन पेड़ों को ज़्यादा हो रही है। कुछ महीने बाद इनको पानी कम मिलेगा तो ये जल जाएंगे। लेकिन यहाँ ये वाले जो वन है ना, ये साल भर कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। मतलब इनको साल भर बढ़िया पानी की, बढ़िया बारिश की आवक होती रहती है। तो मतलब अगर आपसे पूछ ले कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, तो आप बताओगे भाई जहाँ इनको ज़्यादा पानी मिलेगा। और ज़्यादा पानी का मतलब क्या है, ज़्यादा बारिश। इस तरह से अपने को कनेक्ट करते हुए चलना, रट्टा मारने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सदाबहार नाम से आपको एक चीज समझ में आई कि ऐसी जगह, यानी ऐसे वन जो वर्ष भर हरा भरे रहे, उनको अपन सदाबहार कहेंगे। मतलब पानी की आपूर्ति इनको कैसी होगी, ज्यादा होगी, बढ़िया होगी, वर्ष भर होगी। मतलब आपने आइडिया लगाया कि ज्यादा बारिश, कितनी ज्यादा में लिख लो, 250 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 250 सेंटीमीटर या 200 प्लस सेंटीमीटर जो होगी, इस 250 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्र, मतलब भारत में सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी। सदाहरित सदाबहार ऐसा नाम लिख देगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको अपन कहेंगे। तो ये आपको आइडिया लगा कि सदाबहार वनस्पति में ये चीज होगी। 250 सेंटीमीटर वर्षा। अब बात आई भारत में कहां कहां होगी, तो लगा लो आइडिया। लेक्चर आपने पहले पढ़ रखा है, सबसे ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र भारत के कौन कौन से हैं, वहीं पर यह वनस्पति पाई जाएगी। तो प्रदेश कौन कौन से होंगे इसके, कौन कौन से प्रदेशों में ये वाले क्षेत्र पाए जाएंगे। अब यहां मैं राज्यों के नाम नहीं लिखाऊंगा। वनस्पति में कभी भी राज्य मत रटना, राज्यों के हिसाब से रटोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। क्षेत्र के हिसाब से रखो, एरिया के हिसाब से याद करो। अभी आपको खुद आइडिया लगाना है कि इस वाले प्रदेश में, इस वाले राज्य जो क्षेत्र लिखाया है, उसमें कौन कौन से राज्य आ सकते हैं, ये आपको यहां पर खुद को आइडिया लगाना है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर देखो, मैं भारत का नक्शा बनाता हूं हल्का सा, इधर इसको मिटा दूं मैं चाहूं तो। पश्चिमी घाट, जैसे ये हमने नक्शा बनाया, नीचे वाला पार्ट, यहां ये जो इलाका है ना, ये पश्चिमी घाट, ठीक है। इस घाट के, इस मान लो ये पहाड़ की तरह ऊंचा उठा हुआ है, ये इसका जो पश्चिमी भाग, ये तो पूर्वी भाग हो गया, इसका पश्चिमी भाग यही है ना। पश्चिमी घाट के इन पश्चिमी ढालों पर, यहां से मानसून जब आता है तो यहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो पश्चिमी घाट के इन पश्चिमी ढाल पर, अब आपको राज्य का एक आइडिया लगाना है कि पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में है, और उसी के भी पश्चिमी ढाल पर हमको बारिश, यहाँ की ये वाली वनस्पति पाई जाएगी। तो कौन से वे, केरल का पश्चिमी क्षेत्र, कर्नाटक का पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र गोवा का पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल जो है वो सदाबहार वनस्पति के बारे में होगा, ठीक है। पूर्वी घाट का कुछ भाग, पूर्वी घाट ये वाला नहीं, पूर्वी घाट ये थोड़ा सा यहाँ का कुछ भाग होगा, जहां पर लौटता हुआ मानसून और शीतकाल की वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां पर भी ये वाली बारिश पाई जाएगी। और उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में, जो हमने भाई ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है ना, तो मनसीराम, चेरापूंजी का जो इलाका था, मेघालय की जो पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों में भी बहुत ज्यादा बारिश होती थी। तो वहां पर भी हम कहेंगे उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, वहां पर जो है हम कहेंगे कि सदाबहार वन पाए जाएंगे। और क्या कहेंगे अपन, अंडमान निकोबार क्षेत्र, अंडमान निकोबार क्षेत्र, क्योंकि अंडमान निकोबार क्षेत्र भारत के दक्षिणी क्षेत्र से भी और दक्षिण में चला जाता है, 6 डिग्री के आसपास चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, वो भूमध्य रेखा के नजदीक आ जाता है, तब वहां पर ज्यादा बारिश होती है। तो वहां पर भी ये वाली वनस्पति पाई जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सदाबहार वनस्पति के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, ये विशेष तौर से याद रखिएगा, पश्चिमी घाट का
पश्चिमी ढाल, पूर्वी घाट का कुछ भाग, मतलब पूर्वी घाट, अब ये मत कर देना पूर्वी घाट, ये वाला भारत का पूर्वी तट, ठीक है, पूर्वी तट इसको मानेगा। पूर्वी घाट कौन सा है, ये पूर्वी तट, ये वाला, इसका कुछ भाग यहां पर मिलेगा। उत्तर पूर्व की पहाड़ियां, उत्तर पूर्व की पहाड़ी नक्शे में आपको जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ना, मेघालय वाला इलाका वहां पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आप यहां पर हमको मिलता है नक्शे में, आपको यहां जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। इन वनों को 16 वन भी कहा जाता। अब देखो, अब तो क्या बाकी के फैक्ट है, मुख्य मुख्य बात आपको मालूम पड़ गई। ये इलाका, ये क्षेत्र आपको आइडिया लगाना समझ में आया। पश्चिमी घाट का इलाका, मानचित्र में जाइए, पश्चिमी घाट को देखिए, मैंने पढ़ा रखा है आपको पश्चिमी घाट, ठीक है, भौतिक प्रदेश पढ़ाए तब, वहां जाकर के देखे, वो जो पहली बार देख रहे हैं वो जाके भारत के भौतिक प्रदेश वाले वीडियोस देखिए, वहां आपको मिलेगा कि पश्चिमी घाट कौन से हैं, उसमें कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से हिस्से आते हैं। वो अंडमान निकोबार अच्छी तरह याद है। उत्तरी पूर्व का क्षेत्र जहां बारिश ज्यादा होती है वो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं वहां पर, गारो खासी, जैंतिया हिल्स, वो जो इलाका था, मनसीराम, ठीक है, चेरापूंजी, जहां वर्षा का रिकॉर्ड बना, वो इलाका होगा जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। तो जाहिर सी बात है सदाबहार वनस्पति वहां पर पाई जाएगी। और कौन सा था, पूर्वी घाट का थोड़ा सा हल्का सा क्षेत्र जहां पर लौटते हुए मानसून से और शीतकाल वाली बारिश होती है, वो इलाका थोड़ा सा इस प्रकार की वनस्पति में माना जाएगा। वनस्पतियों के नाम, ठीक है, कौन कौन सी वनस्पतियां यहां पर पाई जाएगी, पेड़ जो होते हैं ना वो, तो वो 3-4 याद कर लो। मोहगनी, विशिष्ट है वही पूछे जाएंगे, यहां ज्यादा नहीं पूछे जाते। मोहगनी, एबोनी, रोजवुड, बेंत पाया जाएगा, ठीक है, जामुन भी आप कह सकते हो यहां पर पाए जाएंगे। अब कब देखो कुछ भाई, अब क्या होता है, जामुन आपको कई बार दिल्ली में ही मिल जाएगा, ठीक है, और जामुन आपको कई बार जयपुर के अंदर भी कुछ जामुन के वृक्ष मिल जाएंगे, वो अपवाद है, उनको आप ऐसे मत मानिएगा। बहुतायात की बात है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना, जो जिसका व्यापार हो सके, जिसका कुछ हो सके, वो वाली बात होती है, ठीक है। 1-2 पेड़ आपको जयपुर में मिल गया तो वो अपवाद स्वरूप होगा, उसे अपने को नहीं मानना। अपने को मोटे तौर पर मोहगनी, एबोनी, रोजवुड, ये जो है ये कहां पाए जाएंगे, ये हमको सदाबहार वनों में पाए जाएंगे। ये जो किस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे, ये सदाबहार वनों के एग्जाम्पल होंगे, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अगला अब तो क्या है, फैक्ट याद करने हैं। तो इन वनों को 16 वन भी कहा जाता है। इन वनों को 16 वन, या आप कहो तो इनको दूसरा क्या नाम है, कभी कभी 16 कह देते हैं, 16 वन। 16 वन याद करो, या 16 वन एक ही प्रकार की आवृत्ति है। 16 वन या 16 वन भी कहा जाता है। तो भारत के जो सदाबहार वन है उन वनों को 16 वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इनकी पत्तियां चौड़ी होती है, इन वनों की पत्तियां, इन पेड़ों की पत्तियां कैसी होती है, ये लिख लेना यहां से, चौड़ी पत्ती, ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, चौड़ी पत्ती। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण वाले वन हैं, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले वन हैं, यानी कि लोगों को पर्यावरण का जो फायदा है वो बहुत ज्यादा इन वनों से मिलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करने वाले वन ये माने जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वनस्पति ज्यादा है, पत्तियां खूब सारी है, तो यह वाले वन जो है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो जो ऑक्सीजन निर्माण का काम है वो ये सबसे ज्यादा करेंगे, ठीक है। और वनों की जो ऊंचाई है 80 मीटर तक होती है, मतलब इन वनों की जो ऊंचाई होगी वो 80 मीटर तक होगी। और पूरे साल ये जो वन होते हैं ये क्या होते हैं, पत्तियों से मतलब अपने हरे भरे रहते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। भाई देखो, ये जो फैक्ट निकल रहा है ना, ये तो आप भी निकाल सकते हो, जब मैं ना लिखाऊं तब भी आप ये काम कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण होना, ये सब चीजें, क्योंकि ज्यादा बारिश भाई पूरे साल भर जब छाए हुए रहेंगे तो सीधी सी बात है प्रकाश जमीन पर नहीं गिरेगा, और जब इतने हरे भरे रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करेंगे ही करेंगे, सीधी सी बात है। तो सूर्य प्रकाश जमीन पर
नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ह्यूमस कैसा होगा इनमें, ज्यादा ही होगा ह्यूमस। ह्यूमस जो जो होते हैं ना, पेड़ों से पत्ते नीचे गिर के जो बनता है ह्यूमस, वो इनमें ज्यादा पाया जाएगा, जैविक तत्व इनमें ज्यादा होंगे। तो ये इनके बारे में बात हुई। ठीक है, चौड़ी पत्ती इनकी, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा है, ऊंचाई 80 मीटर तक होती है, इनका सूर्य प्रकाश जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। मतलब बढ़िया तरीके से जितने हरे भरे हो सकते हैं, बढ़िया हरे भरे। जो अभी आप राजस्थान में जो अपने आसपास जो हरियाली देख रहे हो ना, ऐसी हरियाली, इससे भी ज्यादा हरियाली इन वनों में सबसे पूरे साल भर हमेशा बनी रहती है। कारण क्या है, देखो ये अब ऐसा नहीं, ये जो वृक्ष होते हैं पत्तियां नहीं गिराते, इनकी भी पत्तियां गिरती है, लेकिन सभी पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती। मान लो जामुन के वृक्षों ने थोड़ी पत्तियां गिराई तो दूसरे वाले वृक्ष जो है वो खड़े रह गए, फिर जामुन के जो पेड़ है उन्होंने अपनी पत्तियां ने वापस ली तो दूसरे पेड़ों ने पत्तियां गिरा दी। सभी पेड़ एक साथ पत्तियां नहीं गिराते, सबका अलग अलग रूटीन है, तो वहां जो हरियाली है वो हर समय बनी रहती है। एक कारण ये भी है कि ये जो वृक्ष है ना, इन वृक्षों में क्या होता है, इनमें पत्तियां आने, उनमें परागण होने, फिर उनमें फल लगने, तीनों के उसमें टाइम गैप काफी अच्छा होता है। ठीक है, एक टाइम में जामुन लग रहे हैं तो दूसरे में एबोनी के साथ पत्तियां गिर रही होगी, फिर महोगनी के फल लगेंगे, महोगनी पर पत्तियां आएगी तो एबोनी की पत्तियां झड़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये अल्टरनेटिव काम करते हैं, जिससे कि साल भर जो है उन वनों में हरियाली बनी रहती है। अगली जो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको सत्य असत्य वाले सवालों में परेशान करेगी वो है, इन वनों का आर्थिक महत्व कम है। इन वनों का आर्थिक महत्व, यानी कि या आप कहो तो व्यापारिक महत्व, इन वनों की लकड़ी का करो। ठीक है, इन वनों की लकड़ी का, ताकि और स्पष्टता रहे। इन वनों की लकड़ी का, इन वनों की लकड़ी का आर्थिक महत्व या व्यापारिक महत्व कम है। आपको हजम नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बात क्या है, राइट का चिन्ह लगा लीजिए, यह बात सत्य है। इन वनों की लकड़ी का व्यापारिक महत्व बहुत कम है। कारण क्या है भाई, सीधी सी बात है, वर्ष भर इनको बढ़िया पानी मिलता रहता है, तो यहां की जो लकड़ी होगी वो बहुत भारी हो जाएगी। भाई जिसके आप इसको आप मानवीय आधार पर ले लो, जिस लड़के के घर में बढ़िया उसको खाने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है वो हट्टा कट्टा मोटा ताजा आलसी हो जाएगा, जो किसी काम का नहीं रहेगा। भाई जिसको जितना आराम मिलेगा, पूरे साल भर हरा भरा रहेगा, उसको खाने को मिलेगा तो बढ़िया मोटा ताजा हो जाएगा। तो यहाँ की जो लकड़ी हो ना, वो भी क्या, उसमें नमी बढ़िया से होती है और वो मोटी ताजी हो जाती है। तो उसको क्या है, काट करके ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और एक दूसरा जो कारण है भाई, एक तो कारण ये हो गया कि हरी भरी रहती है, दूसरा कारण क्या है, इनके जो ये वन है, वो तो मजाक वाली बात होगी, असली रीजन यहां देखिएगा। इन वनों में पेड़ एक क्लस्टर में नहीं पाए जाते। क्लस्टर का मतलब होता है समूह में नहीं पाए जाते, इसलिए इनका आर्थिक दोहन मुश्किल होता है। ठीक है, दोनों ही कारण हो गया। लकड़ी बहुत भारी हो जाती है तो उसको आप काट के नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि देखो वनों में इतनी ज्यादा जंगल फैला हुआ होता है कि जगह नहीं होती, फिर काट के उनको लाना थोड़ा सा लागत उसकी प्रभावी नहीं होती, इसलिए उनको काट कर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों है, क्योंकि ये एक तो लकड़ी भारी होती है, दूसरा क्या है, एक समूह में नहीं होते। मतलब देखो समूह का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहां नीम के पेड़, यहां नीम के पेड़, यहां नीम के पेड़, यहां नीम के पेड़, ये एक इलाका मान लो नीम के पेड़ों का हो गया। अगला फिर इलाका फॉर एग्जांपल मान रहे हैं ये शीशम के पेड़ हो गए, ठीक है, या फिर यहां मोहगनी हो गई, यहां मोहगनी, यहां मोहगनी, ये तो उसमें आ जाएंगे आपके क्या नाम, पर्णपाती वाले वनों में ये वाले, ये मान लो मोहगनी हो गया, ये मोहगनी के वृक्ष है। ये एक ही प्रकार के वृक्ष एक सीरीज में पाए जाते हैं, तो उनको तो बोलते हैं कि वो एक क्लस्टर में पाए जाते हैं। तो अगर आपको मान लो मोहगनी की लकड़ी चाहिए तो सारे मोहगनी के वृक्ष एक सीध में, तो आपने पहले इसको काट दिया, फिर इसको काटा, फिर इसको काटा, तो आप इनको क्या है,
एक क्रमबद्ध तरीके से इनका दोहन कर सकते हैं। लेकिन इन वनों में क्या है, इस प्रकार वाले इन सदाहरित वनों में, सदाबहार वनों में क्या है, एक पेड़ तो मोहगनी का आ गया, अगला जामुन का आ गया, फिर एबोनी आ गया, फिर वापस जामुन आ गया, फिर मोहगनी आ गया, फिर कोई और आ जाएगा, बेंत का आ जाएगा। तो यहां अलग अलग प्रकार के रैंडम वन पाए। अब अगर आपको मान लो जामुन की लकड़ी चाहिए तो बीच में 3 वृक्ष किसके आगे, एबोनी के आगे, आबनूस के आगे, बेंत के आगे, मोहगनी के आगे। अब इसको बीच में से काट के ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्लस्टर में नहीं पाए जाते, इसलिए इनका आर्थिक दोहन नहीं हो पाता। ये सत्य असत्य वाले कथन बनकर के परेशान कर सकता है। अच्छे से इसको याद कर लिया। हाँ, यहां देखना, देखो इसका आर्थिक महत्व कम है, लेकिन यही इसके साथ में लिखो। मैं 2 चीजें लिखा देता हूं। ये वाले वृक्ष है ना, नीचे एक डब्बा बना लो, आर्थिक महत्व कम है, ठीक है। पारिस्थितिकी महत्व याद रखो, पारिस्थितिकी महत्व जो है वो ज्यादा, बहुत, मतलब पर्यावरणीय जो महत्व है, जो जीव जंतुओं के लिए है, जो पर्यावरण में ऑक्सीजन बनाने का काम करने वाले हैं, जो जैव विविधता के लिए, पर्यावरण के उद्देश्य से हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये एक डब्बा बना के याद रखो। ये सत्य असत्य वाले कथन बन करके आ सकते। तो सदाबहार वन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण, मतलब ऑक्सीजन बनाने वाले, मतलब कि पर्यावरण में इनका महत्व बहुत ज्यादा, लेकिन इनकी लकड़ी का व्यापारिक महत्व ज्यादा नहीं है। क्यों, मैंने कारण आपको समझा दिया अच्छे से। तो ये हमने पूरी बात करी सदाबहार वनों के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में ये कहानी यहीं तक पहुंची। अगले लेक्चर में अपन आगे के आर्द्र पर्णपाती वन है, फिर अपन मैंग्रोव वनों को देखेंगे, फिर शुष्क वनस्पति को पढ़ेंगे, फिर अपन पर्वतीय वनों को पढ़ेंगे। इसलिए इसे करते करते अपन भारत की वनस्पति को अच्छे से करेंगे। राज्यों के नाम में मत पढ़िएगा, राज्यों का नाम आपको अपने आप डेवलप हो जाएगा। आप क्षेत्र याद रखो, उस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं उसका थोड़ा मिलान करो, थोड़ा होमवर्क करो। हर चीज आपको बनी बनाई रेडीमेड मिले ऐसी उम्मीद मत करो, थोड़ा अपने आप पर वर्क करो, ताकि आपको चीजें एग्जाम हॉल में जब सवाल सामने आए तब अपन से गलती ना हो। तब अपन अगर थोड़ा बहुत ना भी याद है, घर से पढ़ के नहीं भी गए, तब भी अपन उसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो वनस्पति में अपन यहीं तक पहुंचे हैं। इसमें अब तक हमने सदाबहार वन को अच्छे से किया। कोई कहीं पर दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।